एक एतराज़ ये किया जा रहा है कि आखिर एक वकील को जो 4-5 साल पहले पार्टी में नहीं थे, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, वो एक इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, उनको नामज़द किया गया है। इतनी बड़ी पार्टी जिसका आप लोग दावा करते हैं कि 70% वोट बैंक है, उसकी एक नए आदमी को नामज़द किया गया है। दूसरा, वो वकील हैं, सियासतदान नहीं है, उनकी सियासी एक्टिविटी कोई इससे पहले नहीं रही। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, ये अब इसकी वजह तो अब ये पार्टी के चेयरमैन ने इनको एक नॉमिनेट किया है। उनको वो बहुत सारे एस्पेक्ट उन्होंने गौर किए होंगे, इसके ऊपर मशवरे भी किए उसके ऊपर। और अभी मैं कल भी वहाँ था और वो उनसे मुलाकात भी हुई है, बड़ी डिटेल से वहाँ डिस्कशन होती रही है। अच्छा। तो बहुत सारी कंसिडरेशन होती हैं, सूबों को भी देखना होता है, छोटे सूबों को, बड़े सूबों को, एक पहली सिचुएशन को सामने रख के और जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उनको सामने रख के हर सूरत वो आउस्ट करने पे तैयार बैठे हुए कि किसी तरीके से इनको बिल्कुल इलेक्शन से दूर भगाया जाए, इनको इनके कैंडिडेट्स को भी हरासा किया जाए, इनको कोई पब्लिक मीटिंग करने की इजाज़त ना दी जाए और रिगिंग का प्रोग्राम बना के बैठे में कि ना प्लान ए ये होगा तो प्लान बी यूँ होगा, प्लान सी यूँ होगा। अभी गौहर अली खान साहब के अलावा चेयरमैन के उम्मीदवार कितने हैं? चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है। एक किसी और को ये पैम्पर करके ताकत दे के कोई खड़ा करने की कोशिश की जा रही है किसी और को जी। लेकिन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, लीडरशिप है, उसके दरमियान में ना कोई तादाद है, ना किसी ने उनके ऊपर कोई ऐसी उंगली उठाई है कि जी ये इनको नहीं होना चाहिए था। जब नॉमिनेट हो गए हैं तो बाकायदा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर उन्होंने दाखिल किए हैं जी। ये नहीं है कि वो किसी बगैर प्रोसेस के आ रहे हैं। अकबर एस बाबर जो अगर वो वैसे अकबर एस बाबर आपके सेक्रेटेरिएट पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी मैं भी उम्मीदवार हूं, अगर वो कागजात जमा कराते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनको बुनियादी रुकन करार दे चुका है अपने फैसले में, तो क्या पार्टी उनको भी हिस्सा लेने का मौका देगी फेयर एंड फ्री इलेक्शन में या नहीं? देखिए, वो बिल्कुल मेंबर नहीं है। अब यहाँ भी देखिए ना, यही मैं आपसे पहले ही मैंने आपसे अर्ज की और वही बात देखिए जी कि वो एक बंदा जो थ्रू आउट जो है वो पीटीआई के चेयरमैन को और पार्टी की मुख्तलिफ हीले बहाने से मुख्तलिफ साइड से स्ट्राइक कर रहा है, हमले कर रहा है उसके ऊपर, उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उसकी ऑनेस्टी के ऊपर, कोई ना कोई तरीके से कि फंड के एम्बेजलमेंट हो गई और फलां ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ये इसके अलावा उनका क्या काम है? तो ऐसे आदमी जो इतना नेगेटिवली, इतना मिस्चीवियस अंदाज में चल रहा हो, पार्टी में उसकी कैसे जगह हो सकती है? कोई भी हो, किसी पार्टी के अंदर भी। लेकिन यहां पे उसको खड़ा किया जा रहा है कि भाई तुम जाके लड़ो, हम तो में सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से नुकसान किसका होगा? मुल्क का नुकसान होगा। एक बड़ी पार्टी को इस तरह से आप आउस्ट करें और उसके वोटर जो हैं उनको राइट टू फ्रेंचाइज जो है, जो फंडामेंटल राइट है, उससे उसको रोका जाए और बाई फोर्स रोका जाए, तो इसके नतायज क्या भयानक नहीं होंगे तो क्या होंगे? वैसे भी ये फरमाएं कि एक इलेक्शन कोई फायदा नहीं होगा इन चीजों। आपने एक इलेक्शन कराए, उस पर आपके जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वजीउद्दीन साहब ने, जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने एतराज़ किया और एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट पेश की। अब उस रिपोर्ट की रोशनी में बजाय इसके कि नए इलेक्शन कराए जाते, उसको ही आपने फारिग कर दिया। उसके बाद दूसरे इलेक्शन आपने कराए, उसको जो इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। अब ये इलेक्शन जो होंगे, एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, दूसरा आपके इलेक्शन हमेशा मुतनाज़े क्यों होते हैं, और अब जब ये इलेक्शन होते हैं तो फिर उनकी साख क्या होगी? वो जनाब, ये तो फिर इलेक्शन होते हैं। आप बाकी पार्टियों को तो देखें, वहां क्या होता है। तो इतने फेयर इलेक्शन भी इनके होते रहे हैं। 2012 में इलेक्शन हुए हैं इनके पार्टी के, और इतना डिटेल इलेक्शन हुए, उससे पहले पार्टी के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद इलेक्शन हुए हैं। बाकी पार्टियों में तो कभी ऐसा इलेक्शन ही नहीं हुआ जो पीटीआई करवाती रही है। अब इस वक्त उन्होंने जिस तरीके से उसको एट 11th आवर जो एक ये कंडीशन लगा दी और उसको दे बीन कंपेल्ड, अब उस कम टाइम में भी अरेंजमेंट सारा किया गया है और बाकायदा इलेक्शन करवा रहे हैं। इसको पॉजिटिवली टेकअप करें, पॉजिटिव लें कि वो एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं।
बगैर किसी ऑब्जेक्शन के उसको पूरा कर रहे हैं कि हाँ जी हम कर लेते हैं, उसको भी पूरा नहीं करने दे रहे। यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस हद तक जो है वो उनकी बदनीयती है इसके अंदर, और इस बदनीयती में कौन कौन शामिल है और क्या क्या करना चाह रहे हैं ये नहीं। लेकिन और एक तरफ आप नवाज शरीफ को देखिए, एक आदमी कॉन्विक्ट, एक आदमी जो है हर दफा करप्शन के चार्ज में वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया जिस शख्स को, और उसको किस तरह था अदालत ने बरी कर दिया। ये अदालतें नहीं, लेकिन एक आदमी इस तरह बिहेव करने चाहिए। देखिए, जैसा एक अदालत उनको करप्ट करार देती है, दूसरी उनको ऑनेस्ट करार देती है या उससे मुकदमे से फारिग करती है, तो पहली अदालत का फैसला दुरुस्त है, दूसरी अदालत का फैसला गलत है। पहली का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना डिटेल जजमेंट दी है जो आप आसिफ सईद खोसा साहब की और जैसे गुलजार साहब ने जो उसको डिस्क्वालीफाई किया था, और वो पूरी जजमेंट उन्होंने तो पहले राउंड में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो तो भुगत ली ना सजा, वो तो सजा भुगत ली उन्होंने। अकलियती फैसला था, वैसे भी वो तो अकलियती फैसला था। वो नहीं, कहाँ भुगत ली? नहीं, आप देखें उसकी रोशनी में अभी जो ट्रायल हुआ अभी है, वो अभी है, बिल्कुल ऑब्वियसली है। अभी तो अल-अज़ीज़िया का भी फैसला आना बाकी है। देखिए ये ट्रायल अलग था जो उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी निशानदेही करके इसका ट्रायल अलग था। मैं आपको बताऊं, ये ट्रायल अलग है, वो तो उन्होंने इनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया हुआ है उसके अंदर। जी, वो यही आपसे मैं कह रहा हूं, वो अभी अपील करेंगे और वो वहां से उसके जी अच्छा, ये बताए, ये फरमाएं कि अभी तो खत्म तो नहीं हुई है। क्या आपने ये अब दूसरी पार्टियों से सबक सीखा है कि जिस तरह वो इलेक्शन कराते हैं आप भी करा दें ताकि किसी को एतराज ना हो? नहीं जी, हम इन पार्टियों से तो सबक नहीं सीख सकते हैं। अच्छा, हम वो मतलब वो उस मयार पे, उनके मयार पे उतर ही नहीं सकते हैं। अब मियां नवाज शरीफ की पार्टी के मयार पे तो हम नहीं उतर सकते, किसी सूरत नहीं उतर सकते, क्योंकि वो तो करप्शन की डिग्री तक आप पहुंचेंगे खास, तो फिर आप वो क्वालिफाई करेंगे आपको कि हाँ आप ठीक है, तो हम वो नहीं कर सकते। चलो वो उन्हीं को मुबारक हो। नहीं, वो तो अहमद साहब आपके पार्टी लीडर के बारे में अदालत का फैसला है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं, और जिस बेस पे वो नायल भी हुए और सजा भी भुगती उन्होंने। अपील ये तो इल्जाम एक जैसे हैं। आप देखिए वो तोशा खाना केस में राइट टू डिफेंस ही नहीं दिया हुआ, वो तो 5 मिनट में अपील का फैसला हो जाए, अपील की समाअत नहीं हो रही। अब शिकवा तो नवाज शरीफ साहब भी करते हैं, 5 साल मेरी अपील नहीं सुनी गई, पहले इसकी समाअत करें। नहीं, यही शिकायत तो नवाज शरीफ साहब को है ना, नवाज शरीफ साहब को भी यही शिकायत है कि उनकी भी 5 साल तक अपील नहीं सुनी गई। वो तो 5 साल मुल्क से भागे रहे हैं, उनका क्या सुना जाएगा? वो तो यहां से एक बहाना लगा के और जिस अंदाज में गए हैं, कोई ऑर्डिनरी कोई आदमी होता तो उसकी तो अपील कभी ये दोबारा ओपन ही ना करते। अब हुकूमत आपकी थी अहमद साहब, और यहां पे उनको किस प्रोटोकॉल के साथ लेके, आप देखिए किस प्रोटोकॉल के साथ उनको लाया गया है। उनकी बेल अनप्रेसिडेंटेड बेल हुई है उनकी जी, और उसके बाद उनको कहा गया, बरी कर दिया गया। वो अदालत, देखिए बात सुनिए, वो जायदादें तो आज भी वहां मौजूद है उनके नाम पर जी। और अब तो मैं तो खुला ये बात कहने को तैयार हूं, और जो बात जचती है अब तो ये चाहिए कि एक यहां पर आप रेड कारपेट बिछाया जाए